हेलो नमस्कार दोस्तों। अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मित्रों, ये जो अब हमारा इतिहास की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है घटना चक्र की, उसका ये तीसरा भाग है। 2 भागों में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आगे भी आप मुझे ऐसे ही रिस्पांस करते रहिए, जिससे मैं बिल्कुल ऊर्जावान तरीके से आपको ये पढ़ाते रहूँ, इस कोर्स को कंप्लीट करा सकूँ और एग्ज़ाम में आपको इसका लाभ मिल सके। मित्रों, आज इस सीरीज़ में जो भाग है आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, इसलिए मैं आपको चाहूँगी कि आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड प्रश्नों के अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं मुझे याद कराते चलो, जिससे क्या होगा कि आपको आंग्ल मैसूर युद्ध किताब में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पर 100% याद करा दिया जाएगा। मित्रों, आपको पता है बहुत से लोग यहाँ पे, आप में से बहुत से लोग जो है वो 90% स्टूडेंट बाहर रूम लेकर ही तैयारी करते हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे हाउसवाइफ भी होंगे, बहुत से वर्किंग भी होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें क्या होता है कि इस तैयारी के दौरान जो है वो कभी कभी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कभी नेगेटिविटी लगती है, कभी कभी लगता है कि कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, नकारात्मक रिजल्ट आता है। अभी हाल ही में पीसीएस एग्ज़ाम का रिजल्ट जब पीटी का आया था, तब भी बहुत लोग जो है वो निराश हुए थे। पर आपको पता है कि सीटें कम रहती हैं, तो सबको तो सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और निरंतर प्रयास करना ही, आप अगर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देख के तैयारी करेंगे ना, और एग्ज़ाम की क्या कहते हैं डेट आ जाने के बाद तैयारी शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं कि 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो उसमें से 70% स्टूडेंट तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन सॉरी उसमें से जो है ना वो 30 to 40% स्टूडेंट जो है ना वो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और 70% स्टूडेंट जो है ना वो एग्ज़ाम की डेट आ जाने के बाद तैयारी करते हैं, और जो है ना वो 80 to 90% जो भी है वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तैयारी करते हैं। ठीक, तो तैयारी सब कर रहे हैं, सब ने मेहनत की है, पर आप मेहनत किस तरह की कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, किस मैं नहीं कह सकती कि जो भी यहाँ पे आए उसने तैयारी नहीं की है, पर अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले घटना चक्र पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, सारे प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो ऐसा करके मतलब मैं केवल घटना चक्र नहीं, जो भी मैगजीन आती है अर्ली घटना सार, जो भी वो इस तरह से बनाते ही हैं। पर आप सोचिए ना कि आपके पास इतना ज़्यादा 1 साल के जो है वो करंट अफेयर्स का एक जखीरा हो जाएगा। आप उसमें कुछ पढ़ेंगे, कुछ याद रखेंगे, कुछ भूल जाएंगे। आपके दिमाग के अनुसार ही तो आप चीज़ों को तैयार, 1 महीने में 1 साल की चीज़ों को आप कैसे ग्रैस्प कर पाएंगे। इसलिए निरंतर पढ़िए, निरंतर पढ़िए। और पढ़ना पता है अपने आप में एक बहुत अच्छी हैबिट होती, ये एक डिसिप्लिन है कि आप कहीं पर जो है वो 6 से 7 घंटे भी बैठ कर पढ़ते हैं, तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं। और आप जी आगे आपको एक अधिकारी बनकर भी यही कार्य करना है, आपको एक 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 दिनचर्या को फॉलो करना है, आपको कुछ काम करने हैं। तो आप अगर अभी से इस तरह से एक अनडिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो वहाँ पे आप स्वयं को अभी से ही अधिकारी मान कर चलिए। चलिए मित्रों, देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो यहाँ पे इस कविता को, इस छोटी सी पंक्तियों का अर्थ जो है ना वो मतलब सब ने, मतलब आप सुने होंगे, बहुत कॉमन है। पर आपको एक बात बताऊँ, मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि एक बार क्या होता है ना कि मुर्गों का बाड़ा होता है, जिसमें मुर्गे मुर्गियाँ पाले जाते हैं। एक मालिक रहते हैं, 100-200 मुर्गे मुर्गियाँ नहीं पाले रहते, वहीं पे कहीं से एक बाज का अंडा भी आता है, और वो जो है मुर्गे मुर्गियों के बीच बाज भी चला आता है। और बाज, आपको पता है बाज पक्षी कितनी ऊंचाई तक उड़ता है, हाँ। तो वो वहाँ पर मुर्गे मुर्गियों के साथ रहता है। तो जैसे मुर्गे और मुर्गियों का जो है वो लालन पालन होता है, उनको जैसे दाना डाला जाता है, तो वैसे उसका भी होता है, जैसे मतलब जैसे उनके साथ ट्रीट होता है वैसे उसके साथ भी होता है। आपको पता है मुर्गे मुर्गियाँ बहुत ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते हैं, बहुत ऊंचे नहीं उड़ पाते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना उनके साथ बाज भी रहता था ना, तो उन्हीं की तरह रहता था वो, बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई तक उड़ने का वो उड़ नहीं पाता था, वो उन्हीं की तरह रहता था, खाता था पीता था, वहीं पे मस्त था।
ठीक है। फिर जब एक बार क्या हुआ कि बाज 3-4 आए और उसके पास बोले कि यार तुम तो हमारे ग्रुप के हो, ठीक है, तुम तो हमारे जीन्स हो, तो तुम यहाँ पे इनके साथ क्या कर रहे हो, तुम ये इनके साथ ऐसे चल क्यों रहे हो, तुमको तो उड़ना चाहिए, तुमको तो खूब ऊंचाई तक उड़ना चाहिए। और हम लोग बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, आसमान में ऊपर तक उड़ते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मेरे पंख अभी इतने सक्षम नहीं है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। उसने पता है अपने शरीर को जकड़ के रखा था, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था। यहाँ पे आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था कि वो कभी उड़ मतलब हमारी जाति के लोग कभी उड़ते हैं। उसने तो अपने साथ जैसे लोग रखे थे ना, वही थे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखिए दो बातें बताती है। एक तो खुद पे आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि आप ये कर सकते हो। दुनिया में कितने भी मिथ बने हैं, जैसे मिथ है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे के कारण तो जानिए। इस मैं कह रही हूँ ना, कोई भी मिथ है उसको थोड़ा सा रिसर्च करिए, वो बहुत ज़्यादा उसको दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। आप अपने आप में कहिए कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे इस मिथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक बात ये भी सीखनी होगी कि आप जिस चीज़ की तैयारी करें, मित्र भी उसी हिसाब से बनाइए। यदि आप तैयारी करें सिविल सर्विसेज की और मित्र आपके जो है ना वो, मतलब मैं किसी भी एग्ज़ाम्स की नहीं बोलूँगी, फिर भी अगर ऐसे मित्र नहीं हैं आपके ना, तो फिर क्या होगा ना, आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि वो तो उस हिसाब की मेहनत नहीं करेंगे ना। तो आप क्या, वो तो 1-2 घंटे की पढ़ाई करेंगे, आपको जितनी सिंसियरली पढ़ाई करना है, जैसे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना, वन लाइनर करंट अफेयर थोड़ी, रेलवे बैंकिंग की तैयारी थोड़ी करेंगे आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स से काम चल जाना है, आपका जीके से काम चल जाना नहीं, आपको ब्रॉड स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो दो चीज़ याद रखिए कि एक मित्र अपने हिसाब से बनाइए, जैसे आप बना रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है मित्रों कि विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखना ईश्वर पे विश्वास रखने के बराबर है। आपको पता है ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत हो गया इस चीज़ को, अब मैं आपको पॉइंट पे आती हूँ। मैंने इतना सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास जगे, आप ऐसे रैंडम पढ़ाई मत करिए। आपको पता है ना कि आपको जब भी आप जो है ना डिमोटिवेटेड फील करें, जब भी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आए, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा ना, आपका रोल नंबर होगा ना, तो आपके माता पिता के चेहरे पे जो खुशी होगी ना, उस बात को याद रखिएगा। आपको पता नहीं वो कितना प्राउड फील करेंगे। बस वो चीज़, उससे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ नहीं हो सकता। दिमाग में हमेशा बस वही बात रखिए, बाकी सारी बातें भूल जाइए और निरंतर प्रयास करिए, ठीक है। वैकेंसी आने के बाद नहीं, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी तो आएगी ही ना, ठीक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बहुत हो गया मोटिवेशन का डोज। तो बात करते हैं यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो देखिए क्या है ना कि मैसूर वंश था, मैसूर वंश पे सबसे पहले जो है ना मैसूर पर, सॉरी मैसूर वंश नहीं, मैसूर पर सबसे पहले वोडियार वंश का शासन था। और वोडियार वंश का शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज द्वितीय। क्या नाम था उसका? चिक्का कृष्णराज द्वितीय, ठीक। अब इनके जो है ना, इस वंश पे जो है ना, वो दो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। किसका किसका था? देवराज और नंदराज का। किसका था? देवराज और नंदराज का। बहुत ज़्यादा इनके शासन प्रशासन में इनका बहुत ज़्यादा जो है वो योगदान था, बहुत प्रभाव था। तो इन्होंने ही क्या किया ना कि इन दोनों ने जो है वो हैदर अली को प्रशासन में शामिल किया। का भाई, क्योंकि हैदर अली बहुत ही योग्य जो है वो व्यक्ति था, ठीक है। आगे बताएंगे कि वो कैसे योग्य व्यक्ति था। तो जब हैदर अली को प्रशासन में शामिल किया, तो फिर नंदराज, हैदर अली ने जो है वो नंदराज के विरुद्ध शासक का पक्ष लेकर संघर्ष किया।
हैदर अली ने इसी नंदराज को, जिसने नियुक्ति की थी, शासक का पक्ष लेकर इससे नंदराज से संघर्ष किया और फिर क्या कि मैसूर वंश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। मैसूर वंश की सत्ता हैदर अली ने अपने हाथ में ले ली। ठीक, अब क्या हुआ, जब हैदर अली बहुत योग्य व्यक्ति था, ठीक है, उसने जो है वो मतलब आधुनिक तर्ज पर जो है वो क्या कहते हैं, अपनी सेना का गठन किया था। समुद्र में जहाजी बेड़े, तोपे आदि जो है वो उनकी जो है वो व्यवस्था आधुनिक तरीके से की थी। तो फिर जो उसने क्या देखा ना कि दक्षिण भारत पे जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो फिर अब यहाँ से बात शुरू होती आंग्ल मैसूर युद्ध की। इनके संघर्ष की बात शुरुआत क्यों हुई संघर्ष की? तो जाहिर सी बात है कि अगर अंग्रेज हमारे राज्यों पर इंटरफेयर करेंगे तो संघर्ष तो आएगा, और एक योग्य शासक था वो, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ कि दक्षिण भारत पे अंग्रेजों का प्रभाव हुआ, और प्रभाव के फल अंग्रेज जो है वो अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे, जिसकी वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक। इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अब इसके लिए मैं जो है ना वो आपको एक कोडिंग बताती हूँ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अभी मैं ईयर वगैरह आपको नहीं बता रही हूँ, जब मैं कोडिंग बताऊंगी तो आप खुद ही गेस करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके बताते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और फिर यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक। अब जो इसके लिए मैंने एक कोडिंग बनाई है ना, वो कोडिंग है कि आपके चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक। तो इसकी कोडिंग है वह कावे, बहकावे से याद रखिएगा, वह कावे, ठीक। अब वह से क्या है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वेरे लस्ट था, वह से वेरे लस्ट, ठीक। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 तक, ठीक। फिर ह से क्या है, ह से हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ह से वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे हेस्टिंग्स है तो एक मार्केट्स ऑफ हेस्टिंग्स है, उसको मत याद करेगा क्योंकि वो बाद में आए थे, ठीक है। वो बिल्कुल भी अलग है, उस समय जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध के समय था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और वो क्या कहते हैं, पिंडारियों का दमन उन्होंने किया था, तो वो एकदम अलग चीज़ है, वो बहुत बाद में थे, इसलिए बिल्कुल याद ही, 1700 में तो वो थे ही नहीं, ठीक है, 1800 में थे। तो मार्केट्स ऑफ हेस्टिंग्स है और वॉरेन हेस्टिंग्स है, कभी कभी ऑप्शन में ही देके आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा। हेस्टिंग्स है, चूंकि कोडिंग है तो पकड़ना है आपको, ठीक है। पर कोडिंग आप पता चला आप एग्जाम में गए और आपने बहकावे वाले जो है कोडिंग याद किए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आ गया, उसमें वॉरेन हेस्टिंग भी दे दिया है, मार्केट्स ऑफ हेस्टिंग्स भी दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तृतीय क्या है, तृतीय आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉर्नवालिस। अच्छा हाँ, ये तो आपको पता है ना कि वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहता है, आपको बताना होगा। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक का था, ठीक है। उसी के बीच में जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेके 85 तक,
अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का से कार्नवालिस। अब कार्नवालिस का भी कार्यकाल आप बताएंगे। कार्नवालिस कार्नवालिस का कार्यकाल भी आप बताएंगे। अब यहीं पे जो है वो 1790 से लेके 92 तक जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। और चतुर्थ वेलेजली, ठीक है, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ठीक, तो ये कोडिंग देखिए, यहाँ पे कोडिंग कैसे आपने वह काव्य याद कर लिया, वेरेलस्ट तक जो है वो आपने व से वेरेलस्ट हो गया, ह से हेस्टिंग्स हो गया, मतलब वॉरेन हेस्टिंग हो गया, क से कार्नवालिस हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी ना समझ में आए कि हाँ वॉरेन हेस्टिंग होगा कि मार्क्स ऑफ हेस्टिंग, तो आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद ही कार्नवालिस का कार्यकाल आया था। उसको भी जब मैं आपको गवर्नर जनरल वाला कार्यकाल पढ़ाऊंगी, मतलब जब आपके क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसकी भी आपको कोडिंग बताऊंगी कि कैसे आपको गवर्नर जनरल याद करना है क्रम से। ठीक, तो का से कार्नवालिस हो गया, वे से वेलेजली हो गया। अगर आप तो मतलब ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक था, क्योंकि उसी के बीच में अगर कोई कितनी घटनाएं आप याद करेंगे, आप बताइए। तो जब आप उनका कार्यकाल याद रखेंगे तो उस बीच की जितनी भी घटनाएं होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसी गवर्नर जनरल गवर्नर या गवर्नर जनरल और वायसराय के काल में ये सब हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे ये चार चीज़ें जब आप बहकावे की टेक्निक से याद करेंगे तो आपको उनका कार्यकाल याद होगा, तो आपको उसी के दौरान जो है आपको याद आ जाएगा कि पहले में जो है वेरेलस था, पहला वाला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1700 से 1700 में सब हुआ था। ठीक है, तो 1700 तो दिमाग में रखिएगा ही। अब 1767 से लेके 69 तक पहला हुआ था, दूसरा जो है 80 से 85 तक हुआ था, तीसरा 90 से 92 के बीच हुआ था, और चौथा जो है वो 1799 में हुआ था। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्धों के परिणाम क्या रहे थे, उनके बीच कौन कौन सी संधियाँ हुई थी। ये इतनी चार, देखो चार चीज़ें हमने याद की। अभी क्या है कि हमने चार मतलब कि चारों युद्धों से जो है वो 8 फैक्ट तैयार किए। एक तो गवर्नर, उस समय जो है वो कौन गवर्नर था, उस और वो किस किस समय में हुई थी। ठीक है, उनका क्या मतलब कि उनका ईयर कौन सा था, ये आपने तैयार किया। अब बात करते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्धों के परिणाम क्या हुए, मतलब कौन कौन सी संधि हुई उनके बीच में, ये चीज़ याद करते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न। उसके बाद जब मैं ये चीज़ें बता दूंगी ना तो आपके लिए प्रश्न बहुत करना एकदम आसान हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या तो कम है ही। तो प्रथम की बात करते हैं, यहाँ पे मैं केवल ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है ना वो मद्रास की संधि हुई थी। अच्छा, इस समय जो है ना वो चारों में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ही था, जो कि आपके बक्सर के युद्ध के समय भी था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, मुगल सम्राट अगर पूछता है तो शाह आलम द्वितीय था, गवर्नर का मैंने आपको बता ही दिया है। तो फर्स्ट वाले में क्या था ना कि फर्स्ट वाले जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके तहत मद्रास की संधि हुई थी। एक्चुअली हैदर की विजय हुई थी, अंग्रेजों की मद्रास की संधि हुई थी, और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया था। और फिर जो है ना वो क्या हुआ कि हैदर ने करूर नामक क्षेत्र को नहीं लौटाया था। फिर आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही पोर्टो नोआ का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ ना कि इस युद्ध में हैदर मारा गया। पोर्टोनुआ का जो युद्ध था ना वो हैदर और आयरकूट के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? हैदर वर्सेस आयरकूट। अब ये मारा गया तो अब युद्ध की कमान किसने ले ली? टीपू ने ले ली। अब यहाँ से याद करिएगा कि द्वितीय के बाद से जो है वो टीपू आ गया था। टीपू जो ने युद्ध की कमान ली थी, और टीपू के साथ जो है ना वो किसने जो है वो क्या कहते हैं युद्ध लड़ी थी, तो वो मैथ्यूस था।
मैथ्यूज, ठीक है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप जो संधि हुई थी उसे कहते हैं मंगलौर की संधि। बंगलौर नहीं, मंगलौर, मंगलौर की संधि हुई थी, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है वो मंगलौर की संधि हुई थी। अब बात करते हैं थर्ड की, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण था ना कि अंग्रेजों ने टीपू पे ये लगाया कि वो फ्रांसीसियों से संबंध स्थापित कर रहा है, और इसी के कारण जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और आपको पता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मैंने बताया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कार्नवालिस था, बहका, बै है का वे, तो क से कार्नवालिस था। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो कार्नवालिस था इसी के समय पूछा था कि श्रीरंगपट्टम कौन से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के फलस्वरूप कौन सी संधि हुई थी, तो श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 ईस्वी में होता है, और इस समय भी वही टीपू पे वही मतलब अंग्रेजों को क्या है ना कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ। अब क्या है ना, अंग्रेज टीपू को देखना पसंद नहीं करना, क्योंकि टीपू एक योग्य शासक था और बार बार उनको पिंच कर रहा था, फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित कर रहा था, जैकोबिन क्लब को, उनके फ्रांसीसियों के जैकोबिन क्लब को उसने ज्वाइन कर लिया था। तो अब इनको क्या है ना, टीपू इनकी आंख में खटक रहा था। कोई उसने संधि का उल्लंघन नहीं किया था, परंतु जो है ना वो अब उनको क्या था ना कि टीपू किसी और से मतलब ना रखे, मतलब रखे या ना रखे, अब वो टीपू को सीधे सीधे हटाना चाह रहे थे। तो बस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वेली जली था, और इसी समय जो है वो टीपू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। टीपू की मृत्यु जो है वो 4 मई 1799 को होता है। टीपू ने कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी। अच्छा एक चीज़ और, जब ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है श्रीरंगपट्टम की संधि, तो कार्नवालिस ने एक बात कही थी, इस स्टेटमेंट को बहुत आयोग द्वारा पूछा जाता है। कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया। ये एकदम याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, हमने अपने मित्रों को पराजित किए बगैर, शक्तिशाली किए बगैर शत्रुओं को पराजित कर दिया, ठीक। अब एक चीज और है टीपू के बारे में, टीपू ने कहा था कि 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की भांति जिया जाए। इस स्टेटमेंट कभी कभी चीजें पूछता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा एक दिन शेर की भांति जीना, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो दिमाग में आ चुके होंगे, अब प्रश्न सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें तो आपको जो है वो सर क्लास ले रहे हैं धनंजय सर, तो वो आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम आपको जितनी आवश्यकता है, मतलब इतने से वैसे तो आपका काफ़ी काम चल जाएगा, फिर भी आपको बता देते हैं, आपको आगे डिटेल्स जानकारी जो है वो धनंजय सर के द्वारा दिया ही जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बहकावे वाली टेक्निक याद करा दी, उससे हमने बता दिया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चतुर्थ कब हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है वो मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है वो टीपू की मृत्यु। पहले वाले में वेरेलस्ट था, दूसरे वाले में आपका क्या कहते हैं वॉरेन हेस्टिंग था, तीसरे वाले में कार्नवालिस था, चौथे वाले में वेले जली था,
ठीक है, बिल्कुल अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या स्टेटमेंट थी, क्या क्या हुआ था, क्या युद्ध के कारण थे, वो सब कुछ जो है वो हमने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं प्रश्नों को, फटाफट फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और हम यहाँ पे जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फिर कल जो है वो आप याद रखिएगा कि कल जो है वो आपके गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल वायसराय, इन तीनों से अगर ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे तो पहले कल गवर्नर और गवर्नर जनरल बताया जाएगा, परसों वायसराय से रिलेटेड प्रश्न कराए जाएंगे, क्योंकि इनसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताया जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से 69। यहाँ पे देखिए मैंने 67 से 69 लिखा हुआ है। ठीक है, वही आसपास के जो है वो ईयर है। 66 से 69 में कौन विजय हुई था, चलिए बताइए कौन विजय हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप अपने। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपके ऑप्शन है अंग्रेज, हैदर अली, मराठा और हैदराबाद के निजाम। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिए। ठीक है, पहले वाले में कौन था, मैंने बताया था हैदर अली विजयी था। हाँ, और ये युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के तहत खत्म होता है, दोनों हैदर और अंग्रेज दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा देते हैं। ठीक है, और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर पूछता है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, किसने पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, मैंने बताया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत जो है वो एक युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध। वो पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वो हैदर वर्सेस किसके, हैदर वर्सेस कौन था, हैदर के साथ किसका युद्ध हुआ था, कैप्टन पोपहैम जो है वो सर आयरकूट, हेक्टर मुनरो या गोडार्ड है, नहीं, कौन था, अपना आयरकूट था। ठीक है, और इसी समय जो है आयरकूट के साथ युद्ध करते हुए हैदर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया। ठीक है, मृत्यु हो गई उसकी। तीसरा प्रश्न है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है, अब आप बताइए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलुरु में कि कोयम्बटूर में बनाई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो जाहिर सी बात है टीपू अपनी राजधानी कहाँ बनाएगा, बताइए, श्रीरंगपट्टनम में ही बनाएगा ना। चतुर्थ को उसके बाद क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, बताइए। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही जो है वो हैदर की मृत्यु हो जाती है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको पता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत होती है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है वो किसके बीच होगी, हैदर के बीच होगी, डोपले के, टीपू सुल्तान के बीच। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ तो बता चुकी हूँ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बताई थी, 1857 को, 1799, 1793, 1769, 1799 मैंने एग्जैक्ट डेट बताई है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप ये वाला प्रश्न तो करिए खुद से, जो है वो जो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, बताइए, क्या ऐसा हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक, तृतीय आंग्ल मैसूर और टीपू युद्ध जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हो गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, आप बताइए कौन सा एक सुमेलित है। आप एलिमिनेशन की तरह चलिए करते हैं। आपको पता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था, अंग्रेज पराजित हुए थे, मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर तो मारा गया था, तो हैदर ने अंग्रेजों को पराजित कहाँ से करेगा, पराजित किया होता तब तो मारा ही नहीं गया होता ना। तो पहले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और जो है वो ऐसा
ऐसे कोई भी बात नहीं होता कि टीपू सुल्तान युद्ध जीत जाता और उसने अंग्रेजों को भूभाग नहीं देते, बल्कि अंग्रेज जो है वो टीपू के बहुत से क्षेत्र ले लेते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है टीपू की मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में। तो यही वाला आपका सही है। अब इसमें क्या दिमाग आप लगाएंगे, सब कुछ तो बता चुके हैं। ये एक आपका नया प्रश्न आ गया। बेगम समरू ने अपने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। ठीक है, ये आयोग का प्रश्न है। इस प्रश्न पे दिमाग नहीं लगाना, सीधे इसको ऑप्शन याद कर लेना है कि बेगम समरू ने 1753 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध जो है वो चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पे? सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं वाले को गोला करिए, नहीं आपको बताना है। चलिए बताइए। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए थे। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में से देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। ये वाला तो एकदम सही है। आपको पता है इसमें से चारों ऑप्शन में से टीपू सुल्तान ने मैसूर में किया था। मैसूर में जो है वो श्रृंगेरी मंदिर, शारदा मंदिर में देवी मूर्ति के लिए धन दिया था। ये वाला सही है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, ये वाला सही है। फिर आपने एक ये भी कल जो है वो आप लोगों को बताया गया था कि रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था और लाहौर और अमृतसर में तोप, गोले और बारूद बनाने का कारखाना लगाया था। ये कल बताया गया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो जो मतलब सही नहीं है वो कौन सा है? ये तो यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व किसी को प्रारंभ नहीं किया था। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है यही आपका गलत हो जाएगा। बंगाल में अब ये पूछा है ना कि अली मर्दान खान ने राजस्व किसी पद्धति को प्रारंभ नहीं किया, तो किसने किया था? बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को प्रारंभ किया था मुर्शीद कुली खां को। इस वाले क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां। आपको पता है मुर्शीद कुली खां, कल मैंने आपको पढ़ाया था। कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर भी आज बताऊंगी, जो आप लोगों ने कमेंट किया था कुछ लोगों ने। मुर्शीद कुली खां कौन था? मुगलों द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था बंगाल का। ठीक है, मुगलों द्वारा, ये कल आपको बताया था ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये चीज़ याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां को। तो अब ये इसने शुरू किया था बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति को। बाकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मैंने आपको जो है एलिमिनेशन के तहत, मेथड के तहत इसको सॉल्व करने के लिए बताया था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी बातों ही बातों में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, अगर आपने नोटिस की होंगी तो इस प्रश्न को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो जो टॉपिक पढ़ा रहे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। क्या ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था? तो बहकावे वाले ट्रिक से याद रखिएगा कि हाँ जी हुआ था। ठीक है, 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब याद करते लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। हाँ, और हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। आपको पता है ना बक्सर के युद्ध के समय कौन था?
हेक्टर मुनरो था या नहीं था, बताइए। आप लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि बक्सर के युद्ध के समय जो है वो हेक्टर मुनरो था या नहीं था। दिमाग में कुछ बातें याद आ रही हैं? ठीक है। तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इस समय जो है वो ब्रिटिश कमान, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान जो हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो है वो मैंने आपको बताया था कि पिंडारियों का दमन किया गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा आप लोग। इसका कार्यकाल जो है वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था जब मैंने कहा कि आप लोग इसको वॉरेन हेस्टिंग्स समझिएगा, मार्केट्स ऑफ हेस्टिंग्स मत समझिएगा, या लॉर्ड हेस्टिंग्स उसको कहते हैं। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग है और अगर मान लो वहाँ पे आता है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अरे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, सॉरी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन है ना आपका। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लॉर्ड हेस्टिंग्स बताया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यही मैं आपको पूरा पहले बता रही थी। इसके पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। उसी समय जो है वो मतलब मराठाओं से रिलेटेड जो है पिंडारी थे और पिंडारियों के दमन को लेकर जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध किया गया था। तो आपको ये दिमाग में थोड़ा सा बात आनी चाहिए कि आंग्ल मराठा कॉर्नवालिस उस समय नहीं हो सकता, क्योंकि कॉर्नवालिस के समय जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, जिसका शासनकाल 1800 ईस्वी में आता है, 1700 ईस्वी में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है वो सुमेलित हैं। अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये चीज़ देखिए, आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं आंसर तो आपको बता रही हूँ ना, क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए। आप ये मत डरिएगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी मुझे आता ही नहीं है। नहीं आता है ना, तो चलिए दिमाग में स्टेटमेंट याद कर लीजिए, जब पढ़ाया जाएगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक तो करेगा ना कि अरे हाँ ये तो क्वेश्चन कराया था मैम ने, ये तो दिमाग में है मेरे, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो पानीपत का अगर आप देखिए, इस बात का कभी वेट मत करिए, क्योंकि घटना चक्र बहुत मोटी होती है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तभी आपके कम से कम 10 से 20 साल के प्रश्न हैं, तो अगर आप इनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तभी ना, अब आप जब पढ़ेंगे और तब सॉल्व करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये मत सोचिए कि यार मुझे सारे प्रश्न आए ही नहीं। ऐसी गलती लोग अक्सर करते हैं, जो कहते हैं कि मैम अभी तो मैंने पढ़ाई ही नहीं की। देखिए, दो गलतियां लोग बहुत करते हैं, कहते हैं अरे अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, और दूसरा एक राइटिंग मेंस के आंसर राइटिंग कहते हैं मैम कुछ पढ़ाई नहीं तो अभी आंसर राइटिंग कैसे करें। अरे आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी इसको साथ में करते रहिए, गलत सही कुछ भी करेंगे ना, प्रश्न दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। यहाँ आपका आयोग नहीं एग्जाम लेने आ रहा है, आप 1 नंबर 2 नंबर ही मिलता है हम कह रहे हैं, तो 50 में से जो है ना वो आपके मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, चलिए 50 क्वेश्चन मैं कराती हूँ, 50 में से आपके 10 भी सही होते हैं ना, मैं कह रही हूँ एक भी नहीं सही होते हैं, तब भी 50 प्रश्नों से अवगत हो गए ना आप कि ऐसे प्रश्न पूछेंगे, बस वैसे ही करिए। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है तो उसको सॉल्व करिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था।
दूसरा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तीसरा ऑप्शन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक, ये आपके ऑप्शन हैं। इसमें से क्या पूछ रहा है कि एक मिनट, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। हाँ, हमें सही वाला ऑप्शन बताना है। ठीक, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी, हे भगवान, आप लोग को थोड़ी सी भी हिस्ट्री की जो है वो नॉलेज होगी तो आपको पता है ना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में तो मराठाओं के बीच होता है। आपको पता है ना, पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है, ये तो ऐसे ही बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानी जो सरदार होते हैं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया, आपको सही बताना है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। इब्राहिम लोदी जहाँ ही नाम आया भाई वो तो पता नहीं मिडवल हिस्ट्री में ख़त्म हो चुके थे, वो 1700 तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। द्वितीय जो स्टेटमेंट है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी, भाई ये तो आप सीधे सीधे देखते मान बच्चों गलत कर दोगे, कह दोगे ना ना ये तो मैम ने बताया था, मैम ने बताया था कि टीपू कब मरा था? 4 मई 1799 को। और तब कब मरा था? चतुर्थ जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। राइटिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन, तो एक दो वाले तो एकदम गलत हो गए ना, तो चलिए एलिमिनेट करते हैं हम। वैसे तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी अपने को पता है बहुत अच्छे से, और फिर भी हम एक बार एलिमिनेट करते हैं कि फर्स्ट सेकंड ये तो गलत हो गया बिल्कुल भी। इसमें भी दूसरा ऑप्शन है तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही है? तो इसमें एक तीसरा या फिर कोई भी सही नहीं है, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए अब इसमें क्या है, 50% का माजरा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर एलिमिनेशन करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही तो 1757 में जब सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध होता है तो उसमें क्या था कि सिराजुद्दौला की पराजय नहीं होती है, कुछ ऐसे मतलब वो जो है ना वो सिराजुद्दौला के पक्ष बंगाल के कुछ ऐसे मतलब कि उसके प्रशासन में मीर जाफर और कई ऐसे व्यक्ति थे जिनके षड्यंत्र कार्य के कारण जो, क्योंकि ये सत्ता खुद लेना चाहते थे, इसकी लालच में जो है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे जो है वो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, नहीं तो कभी भी नहीं हो पाती। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना की थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कौन से जगह पर हराया था? हैदराबाद में, पोलीलूर में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम है वैसे श्रीरंगपट्टनम में, और निजामाबाद में। आप बताइए कि 1780 से 84 के बीच मतलब कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आप बताएंगे ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? चतुर्थ तो आपने पढ़ा है 1799 ईस्वी में, पहला वाला आपका टीपू था ही नहीं, तो इसको तो हटा ही दीजिए बिल्कुल भी। सेकंड वाला जो है वो फिर भी आप देख लीजिए 67 से 69 था। यहाँ पे क्या था?
1780 से 85 था, ठीक है। ये वाला क्या था, 1790 से 92 था, ठीक है। तो जब यहाँ पे बात 1780 की कर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि श्रीरंगपट्टनम तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ श्रीरंगपट्टनम की शादी तृतीय में हुई थी, तो इसको तो हटा ही दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पोलीलूर, ठीक है, पोलीलूर में। शायद अब क्वेश्चन खत्म हो गया है आपका। हाँ, ये नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब जो है ये सब आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा मित्रों, वो कल पढ़ाया जाएगा गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ से बड़े मज़ेदार प्रश्न बनेंगे और आपको क्या है ना कि मैं पूरा क्रम भी आपको अच्छे से याद कराऊंगी, उनके समय में क्या क्या कार्य हुए थे इसको भी बताते चलेंगे। एक ब्रीफ मैं आपको नॉलेज दूंगी, मतलब ब्रीफली आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करते चलूँगी, बाकी डिटेल्स में तो सर पढ़ा ही रहे हैं आपको हिस्ट्री। तो इस तरह से आप जो है वो आप हमारी क्लास को हमेशा मतलब इसे प्रतिदिन सॉल्व करिए, सुनिए, इससे आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, 6 महीने बाद जब आपको एग्ज़ाम देना होगा ना, आपके लिए कोई भी प्रश्न नए नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे जो समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, उससे आप जो है वो धीरे धीरे फेमिलियर हो रहेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को अभी क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद मित्रों।